जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेके आए हैं, क्योंकि पॉलिटी में जो है आपका 50% चैप्टर का जो है अटैच मैन के लिहाज से भी 50% चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें एक तरह से जब उसे कंप्लीट किया जाता है तो उसमें मेंस की दृष्टि से उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेंस का टच 90% के आसपास रहता है। तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग नए चैप्टर को राज्य की नीति निर्देशक तत्व को देख रहे हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 में किया गया है। 36 से 51 में, और इसे जो है संविधान के किस भारतीय संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है? आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर इसमें इसे आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लेखित बातें संविधान के में जो है ये लोक कल्याण भारत में जो है संविधान के माध्यम से लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करने का ये अपेक्षित है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए यह शीर्षक संविधान में यह अपेक्षा करता है। संविधान के रूप में जो इसे भाग 4 में संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में जोड़ा गया, यह अपेक्षा करता है कि राज्य अपने विधायी एवं कार्यकारी संबंध कार्यों को इन तत्वों के अनुरूप प्रकृति को धारण करते हुए लोक कल्याणकारी व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा। यानी कि कल्याणकारी जो भी योजनाएं वहाँ पे लागू की जाएगी वो डीपीएसपी के अंतर्गत ही की जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही की जाएगी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और न्यायोचित ये जो है हमारे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है गैर न्यायोचित है, यानी कि इनमें जो है न्यायालय की कोई हस्तक्षेप इसमें न्यायालय नहीं कर सकता है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित उद्देश्य संविधान के लोक कल्याणकारी आदर्श के अनुरूप है, यानी कि संविधान में जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना की गई है उसी के आदर्श के अनुरूप है ये। और 36 से 51 में उल्लेखित बातें जो है उसे में आर्टिकल के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। तो इसी में हमारा आएगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 के अंतर्गत हम देखेंगे इसी में, जिसमें जो है सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी कि जो किसी भी अपराध के लिए दंडित जो है समान रूप से किया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बना है हाल ही में। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार समान, और मैरिज जो भी शादी विवाह होता है, यानी कि तलाक की व्यवस्था जो है, जैसे मुस्लिम धर्म में इस्लाम में तलाक की व्यवस्था जो है बहुत विकट परिस्थिति की थी, और तलाक के बाद पुनः शादी की व्यवस्था भी बहुत विकट परिस्थिति की थी। तो उसी में जो है संशोधित यह एक यानी कि अगर तलाक होता है तो जिस तरह से अन्य धर्मों में भी उसे कुछ राशि दी जाती है, एलिमनी और पेलिमनी उसमें उसे बोला जाता है, तो वो उसकी व्यवस्था समान रूप से की गई हो। और एक इसमें एक यूसीसी में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बिना घर में बताए कहीं और शादी कर लेते थे, और जो भी बच्चे होते थे उन्हें उनके प्रॉपर नाम या प्रॉपर संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन यूसीसी के माध्यम से उन्हें प्रॉपर अधिकार मिलेगा, चाहे वो उनका प्रॉपर्टी हो या उनके नाम से रिलेटेड कुछ हो। तो यूसीसी भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल इस भाग में राज्य, इसमें जो है राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में। भाग 3 में हम राज्य क्या देख रहे थे कि एक जो है इसके पहले हम लोग जो चैप्टर्स देखे हैं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार में जो है उसमें जैसे रीट के बारे में पढ़े थे, तो अंत पढ़ते हुए हम लोग मूल अधिकार के लास्ट टॉपिक रीट के बारे में किए थे। विभिन्न प्रकार के रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसमें जो है हम लोग राष्ट्रपति के
महाभियोग के बारे में भी पढ़े थे। तो उस महाभियोग को हम लोग किस आर्टिकल में पढ़े थे? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। आर्टिकल 12 एवं आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य पद के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। अब देखिए स्थानीय अन्य प्राधिकारी में कौन, इसमें जो है आपको केंद्र में जो कार्यपालिका है, केंद्र में जो विधायिका है, और राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका एवं सभी प्रकार के, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पंचायत समिति हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ये सभी इसमें जिला परिषद की जो कार्य होती है, पंचायत समिति का जो कार्य होता है, उसका जो भी नियम बनाना वगैरह होता है, वो सारे इसमें आते हैं। आर्टिकल 37 को हम लोग देख रहे हैं। इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि जो भी विधि बना रहे हैं उनमें इन तत्वों को लागू करे वो राज्य का कर्तव्य। जैसे अभी उत्तराखंड यूसीसी लागू किया, तो इस आर्टिकल का एकदम सटीक एग्जाम्पल हम करंट के तौर पर यूसीसी लागू करना उत्तराखंड को देख सकते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 38 को देखेंगे। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि होगी उसके लिए सामाजिक व्यवस्था भी हमारा राज्य ही बनाएगा। अब इसके 2 खंड में इसे हम लोग संक्षेप रूप में और सटीक रूप में देखेंगे। राज्य किसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। लोक कल्याण मतलब कि उसमें जो भी है संरक्षण करेगा और उसकी स्थापना में लोक कल्याण की में जो वृद्धि करेगी उसका प्रयास जो है हमारा आर्टिकल 38 के माध्यम से होगा। राज्य विधायिका विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्ति विशेष, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष जो है, और किसी भी, जैसे मान लीजिए कि बिहार में जितने हमारे ज़िले हैं उनमें से किसी एक ज़िला का या 2 जिला का सिर्फ विकास नहीं, उसका सभी ज़िलों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति विशेष का विकास नहीं किया जाएगा, उस ज़िले में रहने वाले लगभग हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के व्यक्ति का मतलब कि संपूर्ण विकास होगा। ये राज्य ऐसा नियम बनाए, इसके अंतर्गत हमारा आर्टिकल 38 के अंतर्गत कहा गया। अब आर्टिकल 38 का खंड जो है, खंड 2 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। यानी कि उसे कब किया गया अंतः स्थापित? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अब हम लोग आर्टिकल 39 को देखेंगे। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार से संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, अब क्या है हम इसे देख रहे हैं, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। पुरुष, स्त्री एवं सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 39 के अंतर्गत। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम, इसमें हम लोग सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सामूहिक हित और भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, जैसे इस पे जो नियंत्रण इस प्रकार हो कि इसमें सामूहिक हित हो, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का सिर्फ हित हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि जो है इसका हितकारी हो, अहितकारी ना हो, उसे जो है सर्वांगीण विकास और अन्य माध्यमों से वो सार्थक सिद्ध हो। पुरुषों और स्त्रियों का दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा यूसीसी में भी इसे दिया गया है, इसे भी सम्मिलित किया गया है।
राज्य और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जिसे उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। लेकिन ऐसा व्यवस्था आप लाएं जो कि सभी के स्वास्थ्य व्यवस्था को सभी को देखे और उन्हें उम्र के लिहाज से या उनकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से उन्हें किसी प्रतिकूल काम में नहीं ढकेला जा सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है हमारा, सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, तो ये इसके अंतर्गत ही आएगा। कोरिलेशन इज द गेटवे ऑफ सक्सेस भी हम बोल सकते हैं। कोरिलेट करके पढ़ना हमारी पढ़ाई का सर्वोत्तम तरीका है। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन तथा अल्पवय युवावस्था को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। जो कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण दिया जाए। आप उसे जो बांध के नहीं रख सकते हैं, स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण आप उसे दें, सार्थक वातावरण दें। अवसर और सुविधाएं, अवसर दी जाए, सुविधाएं दी जाए। जैसे आप जैसे बच्चे को मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, तो उस माहौल में आप उसे ढालें, उसे सुविधाएं दें उसके अनुरूप। अपने स्थितियों, अपने जो हर तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए, और बचपन तथा अल्पवय युवावस्था को शोषण से, जैसे शोषण उनका किया जाता है अन्य माध्यमों से, बहुत सारी चीज़ समाज में ऐसा अभी भी विद्यमान है, उसके माध्यम से, और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। और उसे नैतिक रूप से भी उसे, जैसे बोलते हैं ना कि माँ बाप का जो एक सार्थक प्रेम होता है बच्चों के लिए, दादा दादी, इन सब का ये जो नैतिक विचार, उनके नैतिक विचारधारा को परिवर्तित करने में और स्थापित करने में एक सही मार्ग पे आपकी नैतिक विचारधारा जाए, उसे ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। और आर्थिक परित्याग, ऐसा नहीं कि बोल दे कि जो तुमको हम कुछ सपोर्ट करेंगे नहीं बच्चे से। अब बच्चे 5-6 साल के हैं तो वो कैसे जाएंगे, वो तो अच्छे नागरिक ना बन पाएंगे और ना ही वो कुछ अच्छा कर पाएंगे जीवन में, तो देश के अराजक तत्वों में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इसे भी हम लोग आगे के आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और अच्छा लगे तो आप लोग सहयोग करते रहें। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।